नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 11 हिंदी जो हमारा 009 का कोड है। 11वीं कक्षा का पहला काव्य हमने अगले वीडियो में जो देखा था, पढ़ा था, अध्ययन किया था। आज हम तीसरा काव्य पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो कविता का शीर्षक है पुरानी चीजों के पक्ष में, और जिसके कवि श्री है राजेश जोशी। हालांकि वह मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। व्यवसाय से वह अध्यापक भी रह चुके हैं और बैंक में भी उन्होंने नौकरी की है। प्रगतिशील कवि है। काफी काव्य संग्रह भी उन्होंने अपना प्रकाशित किया है। पटकथा, लघु पटकथा लेखन भी उन्होंने किया है और एक अच्छे साहित्यकार के रूप में वह रहे हैं। यहाँ हमारे सामने उन्होंने कविता बताई है पुरानी चीजों के पक्ष में। एक नई विचारधारा लेकर आ रहे हैं पुरानी चीजों के। पुरानी, हालांकि जो बीती हुई चीज है वह उसके पक्ष में, या उसकी क्या जरूरत है, क्या अहमियत है, क्या गुंजाइश है, वह किस प्रकार महत्व की है, किस प्रकार हमारे काम में आती है, उसका वर्णन हमारे सामने वह बता रहे हैं। बहुत ही बढ़िया काव्य हमारे सामने वह लेकर आए हैं। और पाठ्य पुस्तक मंडल की अंदर से भी कहते हैं कि आधुनिकता के कदम कितने भी बढ़ाए जाए, कितने भी बढ़ाए जाए, कितने भी बढ़ाए जाए, पर जो हमारी पुरानी संस्कृति है, पुराना रीति रिवाज है, वह अभी भी हमारे सामने है और वह काम में आने वाला है, वह काम में आएगा। और इसके बिना, उसके सिवा, उसके बगैर बनिस्बत हमारा जीवन चल ही नहीं सकता है। तो यहाँ इस प्रकार के, हाँ, इस बात से हम देख सकते हैं कि कुछ आधुनिकता आवश्यक भी है और जरूरी है, मगर कुछ पुरानी चीजों की भी जरूरियत है ही। केवल हम न तो आधुनिक बन सकते हैं, न तो हम पुराने बन सकते हैं। आधुनिकता के हम देख सकते हैं तो आज का ही हमारा उदाहरण ले लें कि हमारे सामने आज कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है और ये मोबाइल भी आ गया। आप मोबाइल के जरिए मैं आपको पढ़ा भी सकता हूँ और आप पढ़ भी सकते हैं। तो एक आधुनिकता है, उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे लॉकडाउन के प्रयोग में या लॉकडाउन के समय में हम उसका इस्तेमाल करते हैं, तो आधुनिकता बिल्कुल निहायत जरूरी है। पर साथ साथ ये भी बात सही है कि आप सन्मुख बैठे रहते हैं और हमारा एक आई कांटेक्ट रहता है, प्रत्यक्ष रूप से हम पढ़ाते हैं, और जो पढ़ते रहते हैं, जो हमारा पुराना एक रिश्ता है, पुराना एक कार्य प्रणाली है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो पुरानी चीजों के पक्ष में लेकर बहुत ही बढ़िया काव्य लेकर आए हैं। पहला एक विभाग का पठन कर लेते हैं। कितनी ही बदल जाए दुनिया, काम आती रहती है लोगों के कुछ पुरानी चीजें। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, नानी की कहानियां और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे काम आते रहते हैं, जैसे सदियों पुराने पहाड़ और प्राचीन और स्मृतियां उनके किनारे बसी सभ्यताओं की। मित्रों, पहले विभाग के अंदर देखते हैं। बीच में एक बात बता दूं मित्रों कि जब भी आप YouTube पर इस कविता को पढ़ने के लिए बैठे तो साथ में आप किताब अवश्य रखें। किताब की पंक्तियां पढ़ते जाएंगे और मेरी बात सुनते जाएंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा सहूलियत हो जाएगी। और इसमें जो शब्द नहीं भी देख सकते वह आप देख सकते हैं। कुछ शब्द जो नीचे के या ऊपर के छूट जाते हैं वो भी आप अच्छी तरह देख पाएंगे। तो किताब अवश्य आप साथ में लेकर पढ़ना और पढ़ाई के रूप से पढ़ाई करना। केवल एक फिल्म देखते हैं या इस प्रकार नहीं, मगर हमारा एक क्लासरूम चल रहा है, ऐसे पढ़ाई करने का। यहाँ हम आगे पढ़ने की शुरुआत करते हैं मित्रों। कितनी ही बदल जाए दुनिया, काम आती रहती है लोगों के कुछ पुरानी चीजें हर वक्त। दुनिया आगे ही आगे बढ़ती रहती है। कल जो था वह आज पुराना पड़ जाता है। अरे आज जो अभी हुआ वो 2 घंटे के बाद या 2 मिनट के बाद वो भी पुराना पड़ जाएगा। मगर ऐसे पुराना बन जाने के समय के बावजूद भी कुछ, कितनी बदल जाए दुनिया, दुनिया बदलती रहती है, हर हमेश बदलते रहते हैं। महाभारत के बारे में कहा जाता है कि फूलों से लदा हुआ, धन धान्य से सता हुआ, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतला,
ये हमारा भारत था, जहाँ पेड़ पेड़ पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। आज भारत काफी बदल चुका है। जो जंगल थे, गीच झाड़ी थी, आज उसके जगह पर बहुत ही कुछ बदलते रहते हैं, बदल गए। तो कितने ही बदल जाए दुनिया, काम आती रहती है लोगों के कुछ पुरानी चीजें हर वक्त। कुछ ऐसी चीजें है, कुछ ऐसी बातें है जो हर वक्त काम में आती रहती है, वह नहीं भूल सकते हम, चाहे दुनिया कितनी बदल जाए। और इसमें उदाहरण के तौर पर पहला उदाहरण लेते हैं नानी की कहानियां। आज हम छोटे छोटे बच्चे YouTube के माध्यम से या किसी और माध्यम से वीडियो गेम खेलते रहते, मगर जो नाना और नानी, दादा और दादी अपने गोद में अपने पोते को और पोती को माथे पर बालों में हाथ फेरते हुए, संवारते हुए उसको कहानियां सुनाते रहते हैं। और इस कहानियों से सुनते सुनते जो उनको नींद आ जाती है, वह आज के वीडियो गेम में नहीं आएगी मित्रों। ये एक प्रकार की कहानी सुनने का मजा, आनंद रावी पाठक ने गुजराती में बताया गया है कि किस प्रकार भगवान भगत, सॉरी गलती हो गई, रावी पाठक नहीं, जोसेफ मैकवान जी भगवान भगत में बताते हैं कि वो भगवान भगत दोपहर को या रात को छोटे छोटे बच्चों को लेकर चले जाते थे और खेत में, और वहां जाकर उनको वो तारों और ग्रहों का अभ्यास करवाते थे प्रत्यक्ष, और इसके साथ साथ जो एक वीरता के पाठ पढ़ाते थे। कितना बढ़िया वर्णन बताया गया है। ये दादा दादी, नाना नानी की कहानियां से बालकों में कितने सद्गुणों का आविर्भाव होता है। वह पुरानी चीजें हर वक्त काम आती रहती है, याद ही रहती है। एक नवीन गुणों का भाव होता था। बताया गया है इसमें कि जिस प्रकार वो भगवान भगत श्रवण की बात करते रहते थे, तो हमको भी प्रेरणा हो जाती थी कि हम भी कावड़ लेकर अपने अपने माता पिता के सेवा करने के लिए निकल जाए। ये मित्रों कहानियों का एक अंदाज था, एक कहानियों का भाव था और एक कहानियों का प्रभाव था। ये पुरानी चीजें हैं, मगर पुरानी चीजें याद आती रहती है, हर वक्त काम भी आती रहती है हर व्यक्ति। दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे, छोटा बच्चा बीमार पड़ जाता है, रात को रोने लगता है। आज तो हम बहुत ही एडवांस हो गए, डॉक्टर को बुला लेते हैं, डॉक्टर की एडवाइस ले लेते हैं। आज तो गवर्नमेंट भी हमें काफी नंबर देती है कि इस पर आप कभी भी आपके दर्द के बारे में पूछ सकते हैं, और कुछ जानते भी हैं। मगर अभी भी गांव में, घर में ऐसे कुछ बूढ़े लोग हैं, दादा दादी है, नाना नानी है, जो रात के सोते हुए बच्चे को देखकर पता चल जाता है कि इसको क्या बीमारी हुई, क्या तकलीफ हुई, और वह कुछ इलाज के नुस्खे बताते रहते हैं। बच्चा सो जाता है। आज भी बच्चे को इस प्रकार वह एक्सरसाइज करवाते हैं, व्यायाम करवाते हैं, कसरत करवाते हैं कि बच्चा फिजियोथेरापिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप तैयार हो जाता है। तो ये नाना नानी की कहानियां और दादा दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे हैं मित्रों। वह दुनिया कितने भी बदल जाए नहीं बदलेगी। 20 साल की बहू को उसकी 40 साल की सास कहेगी कि मेरी 80 साल की सास ने मुझे ये बताया था मित्रों। तो ये लगातार तीसरी पीढ़ी को ये नुस्खे बताए रहते हैं और इससे हमारा जीवन चलता रहता है। राजेश जोशी जी ने बहुत ही सुंदर बात बताई। वो ग्रामीण बोली के और ग्रामीण भाषा के कवि हैं और उन्होंने एक ग्रामीण चित्र हमारे सामने पेश किया है। काम आते रहते हैं जैसे सदियों पुराने पहाड़ और प्राचीन और स्मृतियों के किनारे बसी सभ्यता हो। आज भी हमारे लिए काम आते रहते हैं पुराने पहाड़ और पुरानी प्राचीन स्मृतियां, वह कभी भी भूल नहीं सकते। अब जो पुराना इतिहास है उसको बार बार हम याद करते रहते हैं, बार बार हम याद करते रहते हैं। किसी एक संस्था का जन्म हुआ,
एकाध व्यक्ति के विचार से, और इस व्यक्ति के विचार से एक बीज बोया गया और जितना बड़ा वट वृक्ष बन जाता है, वह स्मृति कोई भूल नहीं सकता। हमारी सभ्यता नदियों के किनारे, पर्वतों के किनारे, नदियों के किनारे, पर्वतों के आसपास इर्द गिर्द सभ्यता फैली हुई है, और वे स्मृतियां उनके किनारे बसी सभ्यताओं के, पर हम सभ्य थे, आदि मानव थे, वानर थे, न समझ थी न कुछ था। उस पहाड़ों पर प्राचीन संस्कृतियों के सहारे हम आज सभ्य बने हुए, तो वह भी हमारे सामने काम आती रहती है, ये बताया है। बीच का विभाग भी बहुत ही सुंदर है। कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में भी दुनिया की हजारों सड़कों पर दौड़ती रहती है हमारी पुरानी साइकिल। बहुत ही बढ़िया बात बताई कि आज हम चैट या राफेल तक पहुंच गए, मगर आज भी हमारी तंदुरुस्ती के लिए निहायत जरूरी है। कंप्यूटर आ गया, दुनिया को आपने मुट्ठी में कर लिया। सैटेलाइट के द्वारा हम कितने भी प्रकार के कामकाज कर सकते हैं। अब दुनिया ही सैटेलाइट और कंप्यूटर बन गया है। युग ही कंप्यूटर युग कहा जाता है, सैटेलाइट युग कहा जाता है, मगर इसमें भी दुनिया की हजारों सड़कों पर दौड़ती रहती है हमारी पुरानी साइकिल। अभी भी डॉक्टर लोग सब सलाह देते हैं कि आप वॉकिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए। क्यों? साइकिल हमारी सरल जाए, जो कविता बचपन में हम पढ़ते रहते थे, इस साइकिल तंदुरुस्ती के लिए बिल्कुल आवश्यक है। तो चाहे कितना भी हम कंप्यूटर में चले गए, सैटेलाइट पर काम करते रहे, मगर हमारी सड़कों पर आज भी दौड़ती रहती है साइकिल। और साइकिल हमारी पुरानी सभ्यता का पर्याय बन गया है, प्रतीक बन गया है कि साइकिल आज भी काम आती है, साइकिल आज भी काम आती रहती है। और ये साइकिल एक पुराने लोगों की एक पसंद बन गई। 80 साल का वृद्ध भी आज कहता है कि मेरी ये साइकिल है जिसमें अखबार की फेरी करता था, वो साइकिल आज भी वो अपने आप घर पर रखता है कि मेरी याद है। और उस समय साइकिल जेट विमान से भी बढ़िया काम आती थी, और लोग उसको देख से अपनी साइकिल 20-20 किलोमीटर तक लोग साइकिल चलाते रहते थे और कामकाज पर चले जाते थे। अहमदाबाद के अंदर जब मिलों का जमाना था, और जब रात को या दिन को एक पाली की छुट्टी होती थी, और एक साथ हजारों लोग साइकिल लेकर निकलते थे, पूरा एक साइकिलों का युग। आज भी साइकिल के लिए अलग अलग जगहों पर स्पर्धाएं रहती हैं, और हर कोई बड़ा व्यक्ति भी एक्सरसाइज के लिए साइकिल का प्रयोग करता है, और ये साइकिल आज भी काम आती है। सच एक प्राचीन चीज है, और हालांकि झूठ भी और वक्त पर दोनों ही काम आते रहते हैं। सच सच के मुकाबले कोई नहीं आ सकता। सच गुजराती में कहावत है, साचू 100 गौ दौड़े, साचू 100 गौ चाले। तो सच एक प्राचीन चीज है, सच भी एक प्राचीन चीज मानी गई है, कही जाती है। और हालांकि झूठ भी प्राचीन चीज ही है। दिन है तो इसके साथ रात चलती रहती है, धूप है तो उसके साथ छांव चलती रहती है, सुख है तो उसके साथ दुख चला रहता है। तो जैसे जैसे सच चलता है तो झूठ भी चलता ही रहता है, वह प्राचीन काल से था। और सच और झूठ के द्वारा कितने लोग परेशान होते रहे। सच वाले व्यक्ति को बहुत परेशानी हुई है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र फिर भी उन्होंने सच पर अड़ग रहे, झूठ का मुकाबला करते रहे, झूठ को अंगीकार नहीं किया, तो आगे ही आगे विकास किया है उन्होंने, देखा है हमने। तो सच
प्राचीन चीज है और हालांकि युग भी वह भी प्राचीन चीज है और वक्त पर दोनों ही काम आते रहते हैं आदमी के। वक्त जैसा होता है तो सच और झूठ दोनों का उपयोग करके व्यक्ति अपना काम निकालता रहता है और जीवन जीता रहता है। समय के मुताबिक सच और झूठ बोलना पड़ता है। कोई शिकारी अगर किसी का शिकार करने के लिए निकलता है और हम मानवतावादी हैं, वही चाहे हिरन हो या चाहे कोई पक्षी हो, वो आपकी शरण में आ जाए और कहे कि आप मुझे छुपा दो, वो मुझे मार डालेगा, हमें भी दर्द होता है और हमने उसको छिपा दिया, उसके प्राणों की हत्या होने से रोका। शिकारी अगर पूछता है कि आपने देखा, हम कहते नहीं हमने नहीं देखा, झूठ बोले। मगर किसी की जान बचाने के लिए प्राचीन काल से चला आता है। पर झूठ भी एक सभ्य झूठ है, किसी को मारने का नहीं, किसी को बचाने का। किसी को जीवन दान हम दे तो नहीं सकते, मगर जीवन बचाने के लिए भी हम झूठ बोले और उसका जीवन बच सकता है। तो ये वक्त पर दोनों ही काम आते रहते हैं। समय समय पर किस प्रकार हम क्या बोलना चाहिए, किस अगर उस समय में झूठ बोले यहाँ पे ये है, तो शिकारी हमारे पास से ले जाकर उस प्राणी का या उस पक्षी का निधन हत्या कर देता, हमें क्या मिलता? वो तो बेचारा है, अगर हम ना पाते हमें भी मार सकते। ऐसे समय में सच और झूठ दोनों वक्त पर काम करते रहते हैं। आदमी इसका काम करता रहता है और बहस मुबाहिसों के बावजूद इतना तो तय है बनिस्बत हिंसा के एक सादा सरल जीवन ज्यादा काम आता है। गांधी जी ने अहिंसा के माध्यम से अंग्रेज सल्तनत को भारत से भगा दिया, सच भी लिया और अहिंसा भी लिया। काफी हिंसा हुई, काफी दंगे फसाद हुए, बहुत ही दुखी हो गया था वह व्यक्ति जो मानवता का हिस्सा था। और यहाँ ये बता रहे कि सारे बहस मुबाहिसों के बावजूद, चाहे बहस करे, मुबाहिस करे, दलील करे, वाद विवाद करे, तार्किक दलील करे या कुछ भी करे, मगर इतने सारे बंधन के बाद जो नतीजा निकलता है तो इतना तो तय है, इसकी अपेक्षा बहस मुबाहिसों की अपेक्षा, हिंसा की अपेक्षा एक सादा सरल जीवन ज्यादा काम आता है। एक सादा सरल जीवन। आज भी गांधी विश्व मानव बन गया, उसका एक ही मात्र कारण था, उसका सादगी भरा जीवन, स्मॉल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा सरल जीवन। एक उनकी सी धोती, ऊपर एक दुशाला जैसा एक खद्दर का कपड़ा, क्या था इसके पास? अरे एक एक हड्डी पसली उसकी गिनी जा सके इतना वह कृश था। मगर इसकी ताकत देखो, जहां सूरज नहीं डूबता था ऐसे अंग्रेज सल्तनत को इसने केवल बिना हिंसा किए, सत्य का आग्रह रखते हुए अहिंसा के माध्यम से उसको हटा दिया, उनको जाने के लिए मजबूर किया और वे चले भी गए। बनिस्बत हिंसा के एक सादा सरल जीवन ज्यादा काम आता है। चाहे कितना भी चकाचौंध करे, मगर एक सादा सरल जीवन जो काम करता है। हजारों हजार लाइटों से रात को बताने का प्रयत्न करे, मगर एक कुबे में, एक छोटे से घर में, एक छोटे से कोड़िए में एक छोटा सा दीपक जलता रहता है, तो ये दीपक की भी कुछ अहमियत है, काम आता रहता है। जो जीवन बताया गया, आगे बताते हैं, हत्यारों का शोर इसलिए ज्यादा है कि वे ज्यादा संगठित है। धूम कब शोर मचा के वृक्षों से विनम्रता को कायर करे। हत्यारों का जो शोर है वो ज्यादा रहता है, वो संगठित होते हैं,
ऐसे भी असत्य जोर से बोला जाता है, ऊंची आवाज से बोला जाता है, सत्य को दबाने की कोशिश करता है। सत्य तो बेचारा केवल सत्य विनम्रता से पेश आता है, वह ज्यादा शोर नहीं मचाता। विनम्रता कोई कायरता नहीं, विनम्रता, विनय, विवेक, शिस्त, अदब, डिसिप्लिन में जो रहता है वो हमेशा ऋजु भाषा से, कोमल वाणी से, शांति से बातचीत करता रहता है। चाहे लोग उसे कमजोर माने, निर्बल माने या कायर माने, मगर वह कायर नहीं। क्या हम गांधी जी को कायर कह सकते हैं? कितना रिस्पेक्ट दिया उन्होंने अंग्रेजों को, उनके सामने बैठकर भी सत्याग्रह किया, उनके साथ असहकार का आंदोलन किया, फिर भी विनय उन्होंने कभी नहीं चुका। और तब जाकर जब उन पर कोर्ट में केस चलता रहता था न्यायालय में, और जब गांधी की एंट्री होती थी, गांधी तो विनम्र थे, पर कुर्सी पर बैठा हुआ जज खड़ा हो जाता था। ये विनम्रता कायरता नहीं साहब, विनम्रता की शक्ति थी। तो विनम्रता कोई कायरता नहीं है। सेतु बंद जब राम बांध रहे थे, उस समय मार्ग देने के लिए, सागर को विनती करने के लिए श्री रामचंद्र भगवान भी 3 दिन तक सागर के सामने बैठ गए थे। विनम्रता, वह चाहते तो सागर को जला भी सकते थे, नहीं। और जो बड़ा व्यक्ति विनम्र बनता है और शक्तिमान बन जाता है, तो विनम्रता कोई कायरता नहीं है। हमारा भारत देश किसी भी देश के पड़ोसी के साथ किसी भी प्रकार की सीमा के बारे में पहले बातचीत से ही काम करता रहता है। तो ये बातचीत करने की जो बात करता है वह विनम्रता है, शांति का मार्ग है। हम किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहते, विनम्रता है। तो विनम्रता कोई कायरता नहीं है। नई नई मूर्खताओं के बावजूद बची रहती है पुरानी समझदारियां, स्मृतियां बची रहती है, थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास। कई लोग मूर्खता कर देते हैं, युवान लहू होता है, जोश होता है, जुनून होता है, मार डाट के होते हैं, बहुत बलशाली विचार रहते हैं, फिर भी बावजूद मूर्खता करने के बावजूद भी बची रहती है पुरानी समझदारियां। हमारे पुराने जो विचार थे, पुराने संस्कार थे, समझदारी थी कि भाई आप भी गलत नहीं, आप भी गलत नहीं, दोनों के बीच में जो भी सत्य है उस सत्य को बीच मार्ग में लाकर समझदारी से कुछ काम निकालते हैं। बस समझदारी की बात है, समझदारी स्मृतियों में बची रहती है, और समझदारी स्मृतियों में बची, याद में बची रहती है। अरे भाई, वो हमारे बड़े लोग, बुजुर्ग लोग भी बातें करते रहते थे कि ऐसा एक प्रश्न खड़ा हुआ था 2 भाइयों के बीच में, और ये समझदारी दिखाकर दोनों को कर दिया। प्रेमचंद जी ने भी हमारे बड़े घर की बेटी में बताया है, जो 2 भाई कितने प्यार से रहते थे, गैर समझदारी पैदा हो गई, मगर इसमें ये बड़े घर की बेटी आनंदी ने किस प्रकार समझदारी दिखाई, प्रेमचंद जी के जो लाजवाब कहानी है, और इसमें दोनों भाइयों को एक कर दिया। इस समझदारी है, और ये समझदारी स्मृति में बची रहती है, और थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास, थोड़ी सी कसक भी रह जाती है, कुछ जगह पर कड़वाहट भी रह जाती है, और मिठास भी रह जाती है। तो ये पुरातनवादी कवि रहे चुके हैं, स्थानीय बोली मिजाज के मौसम के कवि है, और उन्होंने हमारे सामने पुरानी चीजों के पक्ष में काव्य दिखाया है। बार बार उसको पढ़ना मित्रों, 1 मार्च के प्रश्न, 2 मार्च के प्रश्न और 5 मार्च के प्रश्न स्वाध्याय में दिए गए हैं, उसको भी तैयार करना, लिखना, और कोई भी परेशानी हो तो हमारा जरूर कांटेक्ट करना। बहुत ही धन्यवाद।